गुड मॉर्निंग एवरी पर्सन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आर के पांडे आज यूजीसी नेट जेआरएफ तथा यूपीएससी के लिए सोशियोलॉजी सोशलॉजी की मीनिंग और उसके भिन्न भिन्न पॉइंट्स ऑफ व्यू को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इस ब्रीफ लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि सोशियोलॉजी की मीनिंग क्या होती है और इसका इवोल्यूशन और इसका विकास कब कैसे कहाँ पर हुआ। जो ये लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके तहत हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सोशियोलॉजी को आखिर कैसे क्यों इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में स्टडी करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी में हम बात करते हैं। ये जो सोशियोलॉजी वर्ड है सबसे पहले अगस्त काम्टे साहब के द्वारा इसको यूज किया गया। यहाँ पे डेट गलत लिखी हुई है, 1838 है। कुछ बुक्स में 1839 भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको अगर एग्जामिनेशन में आए तो 1838 को आपको टिक करना हुआ है। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ था। जो हमारे अगस्त काम्टे साहब थे सबसे पहले इन्होंने सोशियोलॉजी को एज अ इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में यूज किया या इसको प्रतिस्थापित करने का काम किया। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि सर डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। जो शब्द आपने प्रयोग किया डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब क्या है और इस डिसिप्लिन में सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन क्या कैसे कब बनी। तो यहाँ पे हमको जान लेना बहुत ही सार्थक होगा। डिसिप्लिन का हिंदी अनुशासन हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन अनुशासन का वह औचित्यार्थ या यह कनोटेशन नहीं है जो कि हम यहाँ पर समझ रहे हैं। डिसिप्लिन का मतलब होता है अध्ययन का वह क्षेत्र, मतलब कि अध्ययन का वह क्षेत्र जिसके हम बोलते हैं एरिया ऑफ नॉलेज। क्या बोलते हैं हम? एरिया ऑफ नॉलेज, जिसको हम एरिया बोलते हैं। वह अध्ययन का क्षेत्र जो इंडिपेंडेंट हो, जो कि स्वतंत्र हो, जो स्वतंत्र हो, जिसका अपने पढ़ने पढ़ाने अध्ययन अध्यापन की इंडिपेंडेंट विधि हो और जिसका जो लाइफ में यूजेज हो उसका अपना स्वतंत्र हो और जिसकी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो अन्य मेथड से अलग हो। अर्थात हम जैसे कि बात करते हैं साइंस डिसिप्लिन, जैसे कि हम बात करते हैं आर्ट डिसिप्लिन, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों का एरिया ऑफ नॉलेज अलग है, ज्ञान का क्षेत्र अलग है। दोनों का इंडिपेंडेंट बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज है। दोनों को पढ़ने पढ़ाने की विधि अलग है। दोनों को लाइफ में यूजेज अलग है और दोनों में जो अनुसंधान विधियां हैं अलग अलग हैं। हम जानते थे कि डिसिप्लिन पहले 1838 से पहले माना जाता था डिसिप्लिन तो सिर्फ साइंस ही होता है। हम जिसके द्वारा साइंटिफिक, जिस विषय को हम साइंटिफिक स्टडी से, साइंटिफिक मेथड से जिसको हम स्टडी कर लें उसी को डिसिप्लिन कहते हैं। तो अगस्त काम्टे साहब को हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं सर क्योंकि अगस्त काम्टे साहब ने पहली बार एक सार्थक प्रयास किया कि सोशियोलॉजी को जब उन्होंने सोशल फिजिक्स के रूप में प्रयोग किया और ये बताया कि जो सोशियोलॉजी है वो समाज के भिन्न भिन्न पहलुओं की समस्याओं को सरोकार करते हुए इसको हमको स्टडी करना होगा। तो यहाँ प्रश्न उठा कि हमको कैसे स्टडी करना होगा। क्या इसको वैज्ञानिक विधि से स्टडी करना होगा? क्या इसको अर्धवैज्ञानिक विधि से स्टडी करना होगा? क्या ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल है? तो यहाँ पे अगस्त काम्टे साहब ने कहा कि जो हमारी सोशियोलॉजी है यहाँ पर उनको परिभाषित करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जिसको कि हम आज बोलते हैं पॉजिटिविज्म, सकारात्मकता या विधेयवाद। जिसको हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो हम यूज करते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म। हम क्या यूज करते हैं? लॉजिकल पॉजिटिविज्म, सकारात्मक तार्किक विधेयवाद। तो हमारे
अगस्त कांटे साहब ने कहा कि जो समाजशास्त्र है वह पूर्णतः वैज्ञानिक डिसिप्लिन तो नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक डिसिप्लिन में हम जानते हैं कि जो चरों का नियंत्रण है, वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स का जो नियंत्रण है वो पूरी तरीके से हमारे उसमें होता है। इसलिए हमारा जो ये सोशियोलॉजी है, इसमें हम चरों का नियंत्रण पूरी तरीके से न करने के कारण हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये डिसिप्लिन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो 100% न तो कंट्रोल चाहिए और ना ही मैनिपुलेशन चाहिए, ना ही ऑब्जर्वेशन चाहिए और ना ही रेप्लिकेशन चाहिए। हम इन चारों को एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के रूप में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो वहाँ पे पहली बार उन्होंने सार्थकता का स्तर शब्द का प्रयोग किया और सार्थकता शब्द के स्तर के प्रयोग के द्वारा परिभाषित किया कि हम सोशियोलॉजिकल फैक्टर में, समाज के विषयों में हम 100% सार्थकता के साथ में प्रयोग या प्रयोगात्मक साक्ष्य नहीं दे सकते हैं, तथापि हम कुछ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तय कर लेंगे और उस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बिहाफ पर हम ये बता देंगे कि इतने स्तर तक का ये सही हो रहा है, इसलिए हम मानेंगे कि ये मतलब कि ये सही है, इतना सार्थक है, इतना सार्थक वो नहीं है। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो ये पॉजिटिविज्म, जो हमारा सोशियोलॉजी है वो कहाँ से निकला, इसको हम किस प्रकार से डिसिप्लिन के रूप में प्रयोग करना चालू कर दिए, तो हमारा यहाँ पर ये कैसे बन करके तैयार होता है। तो हम अगस्त कांटे साहब की बात करें तो यहाँ से आगे थोड़ा चले तो अगस्त कांटे साहब ने परिभाषित किया कि सोशियोलॉजी क्या है। ये लॉजिकल पॉजिटिविस्ट है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म है। लॉजिकल पॉजिटिविज्म मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए, मैं पेन लेता हूँ। तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है क्या, यहाँ पे पॉजिटिविज्म है क्या, यहाँ पे पॉजिटिविज्म को उन्हें परिभाषित करते हुए एक बताया कि सोशियोलॉजी एक पॉजिटिविस्ट सब्जेक्ट है, एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, क्योंकि इसमें हमको क्या करना है, एम्पिरिकल स्टडी करना है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव स्टडी करना है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, सिस्टमेटिक स्टडी करना है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, क्वांटिफिकेशन के साथ स्टडी करना है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें क्लासिफिकेशन करना है। तो जो कलिंगर साहब की डेफिनेशन है, जो उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि हम साइंटिफिक स्टडी कहते किसे हैं, उसी को काउंटर करते हुए अगस्त कांटे साहब को यहाँ पे हम देखते हैं, उन्होंने सोशल फिजिक्स या सोशियोलॉजी को इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन स्थापित करने के लिए बोला कि हमको ज़रूरी नहीं है कि 100% हम क्या करें, एप्रोप्रिएशन ले, ये ज़रूरी नहीं है। इसको लिए हमको क्या करना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या सार्थकता के स्तर को हमें मापना है। सार्थकता के स्तर को मापने के लिए हमको क्या करना होगा, चाहे हम ±1 सिग्मा का सार्थक स्तर ले लें, चाहे ±2 सिग्मा का ले लें, चाहे ±3 सिग्मा का ले लें, चाहे ±4 सिग्मा का सार्थकता का स्तर लें। तो हम ये देखते हैं जो हमारा सोशियोलॉजी है, हम ±2 सिग्मा अर्थात मतलब कि 95.74% के सही होने के प्रायिकता के साथ में अगर कोई घटना घट रही है तो उसको हम वैज्ञानिक ही मानेंगे। ये हमारे सेकेंड यूनिट की बात है। जब हम बात करते हैं यूजीसी नेट के सिलेबस की, तो पहले यूनिट तो हमारे सारे थिंकर्स हैं, जो 27-25 के जो हमारे थिंकर्स हैं उनके डिटेल में बात होता है। लेकिन जो सेकेंड यूनिट है हमारा रिसर्च मेथोलॉजी है
किसी भी सोशोलॉजी के स्टूडेंट से अगर पूछिए सबसे उसका टफेस्ट हिस्सा कौन सा है जिसको वो अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो सेकेंड यूनिट है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमारे पढ़ने के तरीके में ही खामी होती है। खामी क्या होती है कि हमने अगस्त काम्टे साहब को ये तो बता दिया कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जाना कि उनको किस काम को करने के कारण फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। हम जानते हैं कि उन्होंने लॉजिकल पॉजिटिविज्म शब्द का प्रयोग किया या सकारात्मक विधेयवाद शब्द का प्रयोग किया, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि ये पॉजिटिविज्म शब्द का प्रयोग करने के साथ ही साथ हमारे अगस्त काम्टे ने कैसे सोशियोलॉजी को इंडिपेंडेंट बनाया। क्या उन्होंने शोध विधि का प्रयोग किया? क्या उन्होंने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का प्रयोग किया? लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहकर के उन्होंने किस तरीके से उस आरोप को खारिज किया जिसके तहत ये आरोपित किया जाता रहा कि सोशियोलॉजी एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन नहीं हो सकती, क्योंकि इसका रिसर्च मेथड जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इसमें कंट्रोल नहीं है। सोशल फिनोमेना के बारे में हमारे पास कोई नियंत्रण नहीं है। जो हमारे शोध चर होंगे उनमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई जोड़ तोड़ नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, और पूरी तरीके से इसका सामान्यीकरण या रेप्लिकेशन हम नहीं करते हैं। यहाँ पर अगस्त काम्टे साहब आए और बताते हैं कि नहीं, हम 100% 100% एक्यूरेसी के साथ में हम इसका अप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये साइंस नहीं होगा, ये कदापि उचित नहीं है। तो वहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को परिभाषित करते बताया कि हमें जो स्टडी हमारी हो रही है वो कुछ सार्थकता के स्तर के आधार पर होगी। हम सामाजिक पहलुओं का अध्ययन कैसे करेंगे? अनुभविक तरीके से करेंगे, एम्पिरिकल करेंगे। हम सामाजिक पहलुओं का अध्ययन कैसे करेंगे? वस्तुनिष्ठ तरीके से करेंगे। हम सामाजिक पहलुओं का अध्ययन कैसे करेंगे? सिस्टमेटिक करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। हम सामाजिक पहलुओं का अध्ययन कैसे करेंगे? मात्रात्मक और गुणात्मक पहलुओं करेंगे और उनका ऑब्जर्वेशन, अवलोकन और वर्गीकरण करेंगे। और उसके बाद जब हमारा टेस्ट और रीटेस्ट होगा तो हमारा सार्थकता का जो सामान्यीकरण या जो हम बोलते हैं रिलायबिलिटी का जो परसेंटेज होगा, रिलायबिलिटी का जो परसेंटेज होगा, वो रिलायबिलिटी का परसेंटेज हम 100% नहीं रख रहे हैं सर। हम मान चल रहे हैं कि हम +-2 सिग्मा से लेकर के +-3 सिग्मा के बीच में ही रिलायबल होने की अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, या कुछ कंडीशन में +-1 सिग्मा को भी ले लेंगे, मतलब कि 68.26% का ही हम रिलायबिलिटी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगस्त काम्टे साहब को यहाँ का पिता इसलिए कहा जाता है सोशियोलॉजी का, क्योंकि उन्होंने जो सांख्यिकीय परिदृश्य दिया सोशियोलॉजी में, सांख्यिकीय अभिरुचि दिया सोशियोलॉजी में, रिसर्च मेथोलॉजी डेवलप किया सोशियोलॉजी में, जिसको कि आज भी हम फॉलो करते चले आ रहे हैं। तो पहली जो डेफिनेशन हम निकल के आप सामने हमारी आ रही है, जो सोशियोलॉजी जो टर्म है अगस्त काम्टे साहब ने प्रयोग किया सोशल फिजिक्स के रूप में। उन्होंने क्या बताया कि जो सोशियोलॉजी है वो साइंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सोशियोलॉजी के बारे में बहुत ही ब्रीफ से हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से पॉजिटिविज्म शब्द के प्रयोग के द्वारा सोशियोलॉजी को न ही एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बनाया गया, बल्कि समाज शास्त्र के क्षेत्र में एक क्रांति भी अगस्त काम्टे साहब ने लाई। तो आगे हम चलते हैं। सोशियोलॉजी में हमने जैसे पीछे डिस्कस किया है कि पॉजिटिविज्म क्या होता है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया। पॉजिटिविज्म शब्द को परिभाषित करने के लिए हमारे अगस्त काम्टे ने बताया कि वह स्टडी जो एम्पिरिकल हो, वह स्टडी ये रिपीटिशन हो चुका है, इसको नहीं लेना है। वह स्टडी जो ऑब्जेक्टिव हो, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ऑब्जेक्टिव स्टडी हो तो वो अपने आप को लिखना है। वह स्टडी जो क्लासिफिकेशन हो, वह स्टडी जो सिस्टमेटिक हो, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, जिसमें समाज के
तंत्र का अध्ययन करें, जो समाज का जो फैब्रिक है, जिसको उन्होंने सोशल रिलेशनशिप कहा, इसको सोशल फैक्ट, जिसको कि हम बात करते हैं सोशल फैक्ट कहा, या जो सोशल एक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर सोशोलॉजी का अध्ययन का विषय है। यदि हम बात करें अपने सोशोलॉजी के नेचर के बारे में, सोशोलॉजी के क्षेत्र के बारे में, तो हम मानते हैं कि हमारे सोशोलॉजी में 3 साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिन्हें हम मानते हैं कि वो हमारे सोशोलॉजी के आज के डिसिप्लिन में बनाने का बहुत बड़ा योगदान था, जिसमें हमारा पहला नाम आता है हमारे दुर्खीम साहब का। दुर्खीम साहब ने क्या किया। दूसरा नाम जो आता है हमारे कार्ल मार्क्स साहब का आता है, कार्ल मार्क्स का आता है। और उसके बाद तीसरा नाम आता है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर या स्पेंसर का भी नाम हम आगे पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, सोशोलॉजी तो ये पॉजिटिविज्म शब्द, तो ये तो हमारे अगस्त काम्टे शब्द हो गया। इमाइल दुर्खीम साहब ने क्या कहा, जो सोशोलॉजी है वो किसका स्टडी करती है, ये स्टडी करती है हमारे सोशल फैक्ट की स्टडी करती है, सामाजिक फैक्ट की स्टडी करती है। सामाजिक स्टडी क्या है, जिसको कि हमारे अगस्त काम्टे साहब ने क्या बोला कि सोशल फैक्ट में सोशल रिलेशनशिप, समाज संबंधों का जाल है। उसी को इमाइल दुर्खीम ने क्या कहा कि सामाजिक फैक्ट से अभिप्राय यहाँ पर वो है, वह ताना बाना जो समाज को उसके संरचना के रूप में बांधे रहता है, वो उसको निरूपित करता है, उसको दिखाने की कोशिश करता है। देखिए यहाँ पे एक बार स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप इन थ्योरीज को पढ़ोगे बोल चाल की भाषा में लगेगा कि बहुत ही आसान है, लेकिन जब प्रश्न पत्रों के भाषा को आप देखोगे उसमें जो जटिलता और जो असांप्रदायिकता है वो आपको बहुत ही क्लिष्ट लगती है। इसके लिए जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा कठिनाई ये होती है कि वो उसको मतलब कि उन शब्दों को चयन करते हुए चलें जो बोल चाल के भाषा के शब्द हैं, उनसे साथ साथ हमारा जो एक सांख्यिकी और परिमार्जित भाषा का शब्द सोशोलॉजी का है उसको पकड़ते हुए चलेंगे। तो इमाइल दुर्खीम साहब ने क्या बोला, समाज शास्त्र किसका अध्ययन करता है, सोशल फैक्ट का। सोशल फैक्ट क्या है, वह घटक है समाज का जो कि समाज को बांधे रहता है, जो समाज को वर्तमान स्वरूप प्रदान करता है, जैसे कि उसका रिलीजन, जैसे कि उसका धर्म। अगर धर्म न रहे तो सामाजिक का ताना बाना बिखर जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सोशोलॉजी जो है, जो क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी है। किसके नज़र में, इमाइल दुर्खीम साहब की नज़र में किसका स्टडी है, सोशल फैक्ट का। सोशल फैक्ट क्या है, सोशल फैक्ट जो है समाज को एक स्वरूप प्रदान करता है। समाज कोई दृश्य है कि अदृश्य है, नहीं सर, समाज एक अदृश्य का दृश्य अध्ययन है। हमारे इमाइल दुर्खीम क्या कहते हैं, हम तो जानते हैं लोगों के समूह को समाज कहते हैं, लेकिन समाज नाम का कोई व्यक्ति आपको किसी मेट्रो स्टेशन या किसी स्थान पार्क बैठा हुआ नहीं मिल पाएगा। वह एक अदृश्य जिसे हम बोलते हैं इनविजिबल है, ये एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना है, अमूर्त पहलू है। हम क्या करते हैं, इस एब्स्ट्रैक्ट को हम कंक्रीटाइज करके पढ़ते हैं, उसको अमूर्तीकरण करके पढ़ते हैं उसका। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे सोशल फैक्ट क्या है, ये अमूर्त है। इसको हम जब मूर्तिकरण करते हैं, जैसे कि विवाह की पद्धति, यह एक अमूर्त है। देखिए विवाह कैसे किसी समाज में हो रहा है, उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया, ये मूर्त है। तो इमाइल दुर्खीम साहब ने सोशोलॉजी के अध्ययन का क्षेत्र क्या बताया, सोशल फैक्ट बताया, जिसमें जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल में दिया, रिलीजन दिया, जैसे विवाह पद्धति हो गई, जैसे परिवार व्यवस्था हो गई, जैसे वर्ण व्यवस्था हो गई, जैसे जाति व्यवस्था हो गई, जैसे विश्वास पद्धति हो गई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सोशोलॉजी को अगस्त काम्टे के बाद किसी ने इसके वर्तमान परिदृश्य में ढालने का अगर किसी ने कार्य किया हुआ है तो हमारे इमाइल दुर्खीम जी हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करें सोशोलॉजी के क्षेत्र में जो क्रांति लाने का काम किया हमारे कार्ल मार्क्स साहब ने, जो उन्होंने परिभाषित किया कि सोशोलॉजी किसकी स्टडी करेगी, ये क्लास स्ट्रगल की, जिससे उन्हें वर्ग संघर्ष का नाम दिया।
बताया समाज में दो पोल्स हैं, एक अपर हो गया, एक लोअर हो गया, एक बुर्जुआ हो गया, एक प्रोलेटरेट हो गया। ये बुर्जुआ प्रोलेटरेट आपस में लगातार क्या करते हैं, संक्रिया करते रहते हैं, अंतरक्रिया करते रहते हैं। इसी अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप समाज में तीन धाराएं होती हैं। थेसिस होता है, एंटीथेसिस होता है, सिंथेसिस होता है, संवाद होता है, संवाद होता है, प्रतिवाद होता है। यहाँ में परिभाषित करने की कोशिश किया। इस तरीके से कार्ल मार्क्स साहब ने सोशियोलॉजी को उस अध्ययन रूप में परिभाषित किया जो कि समाज के बीच में चलने वाले वर्ग संघर्ष का अध्ययन करती है। क्या यह संघर्ष नियमित समय के लिए होता है? नहीं, यह संघर्ष शाश्वत और लगातार चलता रहता है ताकि बेहतर से बेहतरीन की उत्पत्ति हो जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम बात करें हमारे अगस्त काम्टे साहब ने, उन्होंने क्या दिया, सोशियोलॉजी को पॉजिटिविज्म के साथ में, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ में एक नया स्वरूप दिया, एक नया अवतार दिया। तो उसी तरीके से अगस्त मिखाइल दुर्कीम ने उसको सोशल फैक्ट के स्टडी के रूप में बताया कि इसको ये अमूर्त का मूर्त अध्ययन हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं कार्ल मार्क्स ने इसी तरीके से इसको वर्ग स्ट्रगल या क्लास या वर्ग संघर्ष के रूप में परिभाषित करने की कोशिश किया। मैक्स वेबर की बात करें, मैक्स वेबर ने जिनके ऊपर इम्पैक्ट तीनों का था, डार्विन का भी हम मान सकते हैं, डार्विन के साथ में हम लैमार्क का भी मान सकते हैं, इसके बाद हम मान सकते हैं कार्ल मार्क्स का जो इन्फ्लुएंस था, यहाँ पर उन्हें परिभाषित करने की कोशिश किया। तो इन्होंने सोशल एक्शन के अध्ययन को सोशियोलॉजी का अध्ययन बताया। सोशल एक्शन मतलब कि वह एक्शन जो कि किसी दूसरे के तुष्टि या संतुष्टि या प्रतिपुष्टि के परिणाम स्वरूप हो, उससे हम सोशल एक्शन कहते हैं। सर, आप कोई व्यक्ति स्वयं में बैठ के ध्यान में खोया हुआ है, अगर इसका समाज में कोई सरोकार नहीं है तो सोशल एक्शन नहीं है। मैक्स वेबर ये कर रहे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है कि वो समाज में नवीनता या समाज के अधिकांश लोगों के लिए क्या बेटरमेंट ला सकता है और समाज के लोगों का उसमें इंटरेस्ट है, तब तो सोशल एक्शन होगा। लेकिन यदि कोई एक्शन स्वयं स्वसिद्ध है, स्वसंतुष्ट है, तो वहाँ पर सोशल एक्शन नहीं होगा। तो सोशियोलॉजी किसकी स्टडी कर रही है? मैक्स वेबर साहब के अनुसार सोशल एक्शन की। सोशल एक्शन है क्या? जो समाज की, जिसमें क्या मिले, किसी दूसरों की प्रतिपुष्टि के, जो वह एक्शन जो दूसरे को प्रतिपुष्टि के लिए है, वह एक्शन जो दूसरों के संतुष्टि के लिए हो, वह एक्शन जो दूसरे को प्रतुष्टि के लिए हो। ये जो एक्शन जो होते हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, उसको परिभाषित करने के लिए हम सोशियोलॉजी देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये ट्राइपोल हो, ये तीन त्रिभुज के तीन कोने हो गए, एक त्रिभुज के तीन कोने हो गए। एक कोने में हमारे दुर्खीम जी हो गए, एक कोने में हमारे कार्ल मार्क्स जी हो गए, एक कोने में हमारे मैक्स वेबर हो गए। यदि दुर्खीम का सोशल फैक्ट है तो कार्ल मार्क्स का क्लास स्ट्रगल है। अगर मैक्स वेबर का सोशल एक्शन है, तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो जो हमारी सोशियोलॉजी है, किसकी स्टडी कर रही है? किसकी स्टडी कर रही है? इमाइल दुर्खीम के हाथ में जब होती है सोशियोलॉजी, तो वह अमूर्त का मूर्तिकरण करके सोशल फैक्ट का स्टडी करती है। जब कार्ल मार्क्स क्या होती है, तो समाज में व्याप्त असमानता को वर्ग संघर्ष के रूप में अध्ययन करती है। जब हमारे मैक्स वेबर के हाथ में सोशियोलॉजी होती है, तो ये अपने सोशल एक्शन का अध्ययन करती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सोशियोलॉजी का जो शब्द है, जिसको हम बहुत ही सरलता से लेते हैं, अपने आप में बहुत ही इन डेप्थ और जटिल मीनिंग रखता है। अगर सोशियोलॉजी शब्द की विवेचना की जाए तो विद्वान इसकी व्याख्या मतलब घंटों करते रहते हैं, फिर भी यह अपने आप में संपूर्ण नहीं कर पाते हैं। क्योंकि सोशियोलॉजी जो है समाज के हर पहलू पर वो इम्पैक्ट करती है। जैसे कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो सिर्फ साइंस ही पढ़ रहे हो, लेकिन यदि ये एजुकेशन पढ़ रहे हो, सिर्फ एजुकेशन ही पढ़ रहे हो, दर्शन पढ़ रहे हो, सिर्फ दर्शन ही पढ़ रहे हो, यदि आप इसी तरीके से साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो साइकोलॉजी ही पढ़। लेकिन जब आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो तो क्या है? समाज है।
क्या है? समाज है। समाज में तो इकोनॉमिक्स भी है सर, समाज में तो हिस्ट्री भी है सर, समाज में उसका फिलॉसफी भी है सर, समाज में उसकी साइकोलॉजी भी है सर, समाज उसकी विवाह पद्धति भी है सर, समाज में एंथ्रोपोलॉजी भी है सर, समाज में उसका बायोलॉजी भी है सर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, समाज के भिन्न भिन्न पहलुओं का जो जितने भी हम अध्ययन के क्षेत्र देखें सब समाज से निकले हुए हैं। इसलिए जो सोशियोलॉजिस्ट होता है उसको समाज के सभी कंपोनेंट का स्टडी करना होगा, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजी हो, चाहे फीमेल स्टडी हो, चाहे वुमनिज्म हो, जितने भी ब्रांच ऑफ नॉलेज है, एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज इज pertaining टू द सोशोलॉजी। सोशोलॉजी कोई एक छोटा शब्द नहीं है। अमूमन हमारे विद्यार्थी अध्येतागण गलती करते हैं, सोशोलॉजी को बहुत लूजली लेते हैं। यही उनके न्यूनता का परिणाम बन जाता है जब वो अपने आप पर गर्व महसूस नहीं करते हैं कि आप किसको क्या क्या सिखा रहे हो जाने अनजाने में। आप सिर्फ एक छोटे से पुस्तक को नहीं पढ़ रहे हो, आप समाज के ताने बाने को पढ़ रहे हो। आप समाज कैसे हुआ, क्यों हुआ और आगे समाज में क्या होगा इसका स्टडी कर रहे हो। तब अपने ग्रेविटी, तब अपने सिंसियरिटी, तब अपने महत्व को आप पहचान पाओगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं सोशियोलॉजी का मतलब क्या था। हमने आगे और चलते हैं। इमाइल दुर्खिम ने हमने देखा कि ये सोशियोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे एक बात हमने कुछ देर डिस्कस किया, यहाँ पे साइंस है, किसका साइंस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम और डिटेल में बात करने की बात करें, जो हमारी ये सोसाइटी है, सोसाइटी को देखने का नजरिया किसका क्या क्या रहा हुआ है। किसी का संरचनावाद रहा हुआ है, संरचनात्मक रहा हुआ है। जैसे कि हमारे अगस्त कामटे साहब ने इसके संरचना पर ज़्यादा जोर दिया, समाज संबंधों की संरचना है। इसी तरीके ने किसी ने इसके क्रियात्मक स्वरूप पर ज़्यादा जोर दिया कि समाज कार्य कैसे करता है, ये इम्पॉर्टेंट है सर, मतलब फंक्शनलिज्म। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो शब्द का प्रयोग किया गया सोशल इंस्टीट्यूशन। तो इमाइल दुर्खिम साहब क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को किसके रूप में परिभाषित कर रहे हैं, दोनों के रूप में। सोसाइटी क्या है, एक स्ट्रक्चर भी है और एक फंक्शन भी है सर। एक मतलब कि संरचना भी है सर जी, और दूसरा क्या है, ये क्रियात्मकता भी है। मतलब कि समाज क्या है, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्ट्रक्चर है। इसको परिभाषित करने की काम किया हमारे इमाइल दुर्खिम को। यदि हमारे प्रश्न में आ जाए इमाइल दुर्खिम क्या है, संरचनावादी है पूर्णतः नहीं, क्रियावादी है पूर्णतः नहीं, वो क्या है, वो फंक्शनल स्ट्रक्चरलिस्ट है, मतलब क्रियात्मक संरचनावादी है, जो मानते हैं समाज के सभी अंगों में संरचना होती तो है, लेकिन वो स्वरूपगत संरचना नहीं होती है, वो क्रियागत होती है, वो व्यवहारगत होती है, वो नियोजनगत होती है। यदि समाज के किसी भी संरचना का, किसी भी घटक का कोई भी क्रियात्मक स्वरूप समाज में नहीं रह जाएगा, समाज उसको विलोप कर देगा। अगर समाज का कोई भी चीज़ उसके समाज के लिए मतलब कि कोई क्रियात्मक योगदान नहीं दे रहा है, समाज उसको डिलीट कर दे, अपने आप से हटा देगा। जैसे हम देखते हैं कई कुप्रथाएं होती हैं, शुरू में उसका लोग बहुत से जोर शोर से अनुपालन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं समाज के बारे में कोई सार्थक क्रियात्मक योगदान नहीं दे रहा है, समाज उसको हटा देता है। इस तरीके से डिफिनेशन हम देख लेते हैं। सोशियोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। समाज की जो अलग अलग संस्थाएं हैं उसका वैज्ञानिक अध्ययन है। आगे हम देखें ऑकबॉर्न और मेमकाब साहब का यहाँ पे नाम गलत लिखा हुआ है। सोशियोलॉजी एज अ स्टडी, यहाँ पे गलत लिखा हो, एज एसिड ऑफ स्टडी सोशल लाइफ। ये सोशल लाइफ का जो स्टडी होती है, यहाँ पे स्पेलिंग त्रुटि हुई है, उसको सोशियोलॉजी एज द एक्टिव स्टडी ऑफ, यहाँ पे क्या है, ये सकारात्मक स्टडी करती है किसकी, सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन का जो अध्ययन करती है। यहाँ पे हमको क्या जानना होगा, सामाजिक जीवन क्या होता है, एक व्यक्ति का जीवन,
एक व्यक्ति का जीवन अगर उसका यदि वो स्वयमेव काम कर रहा है, समाज में कोई चीज को जोड़ नहीं रहा है, कोई चीज को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा है, तो वह कभी भी समाज के रूप में सार्थक सदस्य नहीं कहला पाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सामाजिक जीवन मतलब जो समाज के सहचार्य और उसके सहयोग के परिणाम के रूप में हो। आगे हम चलते हैं। अगस्त कांटे ने की साहब जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन पीछे डिस्कस कर चुके हैं। पॉजिटिविज्म में सर्टेन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात हमने पीछे कर दिया हुआ है। एक बार यहाँ पे फिर से ब्रीफ में रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब हो गया समाज के अध्ययन में वह स्तर, समाज शास्त्र के अध्ययन में वह स्तर जिस स्तर तक हम ये दावा करते हैं कि हमारा जो शोध है वो सही होगा। जैसे हम बात करते हैं साइंस की, उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 100% होता है, मतलब लेवल ऑफ एरर जो होता है वो 0% होता है। लेकिन सोशोलॉजी में, साइकोलॉजी में, एजुकेशन में हम 100% अप्रोप्रिएशन के साथ में आगे तो नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को निर्धारित करते हैं। इसमें अभी पीछे हमने डिस्कस किया हुआ है ±1 सिग्मा या ±2 सिग्मा या ±3 सिग्मा या ±4 सिग्मा को हम यहाँ पर लेते हैं। अमूमन सोशियोलॉजी में हम ±2 सिग्मा मतलब कि 95.74% के हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेने की कोशिश करते हैं। ±1 सिग्मा ये बहुत ही कम रिलायबिलिटी का परसेंटेज इसमें होता है, ये 99% का होता है। ये 99.9996% जिसका करेक्टनेस होता है। इसमें 99.44% का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। जैसा कि आगे हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे, जो हमारा एनपीसी होता है, एनपीसी में हमारा जो ये मिड पॉइंट है, जहाँ पे हमारे मीन मीडियन मोड एक जैसे हो जाते हैं, एक उनका वैल्यू सेम होता है। इधर हम प्लस डायरेक्शन दिखाते हैं, इधर माइनस वैल्यू दिखाते हैं। यहाँ से हम +1 सिग्मा, यहाँ पे हम +2 सिग्मा, यहाँ +3 सिग्मा, इसी तरीके से -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा लेते हैं। हम इसको आगे सेकेंड यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ पे जो अगस्त कांटे साहब ने का जो भगीरथी प्रयास था, जिस प्रयास के पश्चात आज हम सब सोशियोलॉजी का एक अलग से अध्ययन कर रहे हैं, इसको जानना बहुत ही उचित है। ये बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, इसको किताबों में इतने जटिल और इसका कॉम्प्लेक्स बना के लिखा गया हुआ है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सोशियोलॉजी में अमूमन हम कितना लेते हैं, तो ±2 सिग्मा का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखने की कोशिश करते हैं। मतलब सोशियोलॉजी के किसी भी रिसर्च में यदि आपने लेवल ऑफ +-2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया हुआ है, तो आपके गलत होने की परसेंटेज कितना होगा? 5% का एरर तो आप में हो सकता है। अभी हम यहाँ पे इतना डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसलिए ज़्यादा डिस्कस करना आपके संदेह को बढ़ाना होगा। इतना आगे चलिए, यहाँ पे क्या क्या प्रश्न बनेगा हमको यहाँ पे बताना उचित है। अगर आपसे ±1 सिग्मा का वैल्यू पूछा जाए 68.26, ±2 सिग्मा की वैल्यू पूछा जाए 95.74%, ये क्वेश्चन बार बार हमारे पेपर्स में आए हुए हैं कि ±2 सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? 68.26% होती है। इसका मतलब हम 100 में से 68.26% सही होने का दावा कर रहे हैं। ये डेफिनेशन में अगस्त कांटे साहब ने ये दिखाने की कोशिश किया हुआ है। अब फाउंडर्स ऑफ सोशियोलॉजी की बात करें, अगस्त कांटे साहब को हमने डिस्कस किया, इमाइल दुर्कीम क्या डिस्कस किया, कार्ल मार्क्स डिस्कस कर लिया, और मैक्स वेबर साहब, हर्बर्ट स्पेंसर को आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हम क्या बात करें, सोशियोलॉजी की डेफिनेशन बात कर रहे हैं। सोशियोलॉजी के डेफिनेशन के संदर्भ में पहले आपको लॉजिकली करेक्ट होना पड़ेगा। सोशियोलॉजी कोई सिर्फ अनुमानिक और काल्पनिक सब्जेक्ट नहीं है, यह तथ्यात्मक और तर्कपरक सब्जेक्ट है। यदि आप तार्किक रूप से सही नहीं होंगे या तार्किक रूप से उपयुक्त नहीं होंगे, तो कभी भी आपका जो उत्तर होगा सही नहीं हो सकता है।
जब आप क्वेश्चन डील करने लगते हैं आपको लगता है ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण ये है कि आपने उसकी विवेचना तर्कपूर्ण नहीं की हुई है। अगस्त काम्टे हैं, इनमें इमाइल दुर्कीम है, इनमें कार्ल मार्क्स है, इनमें मैक्स वेबर है, इसमें स्पेंसर में क्या बेसिक डिफरेंस है कि आप आंख बंद करके बता दें कि अगस्त काम्टे में ये था, दुर्कीम में नहीं रहेगा। दुर्कीम का ये विचार कार्ल मार्क्स से नहीं मिलेगा। कार्ल मार्क्स का ये विचार मैक्स वेबर ने क्रिटिसाइज किया हुआ है। मैक्स वेबर का जो प्रोटेस्टेंट की थ्योरी है वो किस तरीके से हर्बर्ट स्पेंसर से अलग है। इमाइल दुर्कीम का प्रोटेस्टेंट और मैक्स वेबर प्रोटेस्टेंट की थ्योरी में क्या अंतर है। इस तरीके से जो हमारा बुर्जुआ हो गया या प्रोलेटरिएट हो गया, दोनों में क्या समानता असमानता कार्ल मार्क्स और एंजिल के अनुसार है, उसको समझना होगा। हमको जो भी ज्ञान है हमारे पास, जो भी संकल्पनाएं हैं, उसको पूरी तरीके से सॉलिड होनी चाहिए। आगे हम चल रहे हैं, अगस्त काम्टे साहब की बात करते हैं। अगस्त काम्टे साहब ने समाज को कैसे परिभाषित किया? समाज के स्ट्रक्चर पर ज़्यादा जोर दिया, इसलिए इनको संरचनावादी हम कहते हैं। संरचनावादी कहते हैं, मतलब कि स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? स्ट्रक्चरलिस्ट बोलते हैं। अभी पीछे हमने डिस्कस किया कि समाज के संबंधों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। समाज क्या है? संबंधों का अध्ययन है। समाज का जो ताना बाना है वो उसको जोड़ने का काम क्या कर रहा है? संबंध करते हैं। जैसे यह व्यक्ति है, व्यक्ति की जैसे एक एक निश्चित संरचना होती है, उसका सर है, उसका हाथ है, पैर है, सब कुछ, उसके नाक है, मुंह है, कान है। इसी तरीके समाज के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। समाज अगर कोई व्यक्ति होगा, परिवार उसका एक अंग होगा, इकोनॉमिक्स उसका एक अंग होगा, विवाह पद्धति उसका एक अंग होगा, विद्यालय उसका एक अंग होगा, इसी तरीके समाज व्यवस्था उसका अंग होगा। तो ये जितने भी समाज के घटक हैं वो समाज के क्या हो गए? एक उसके अंग हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों जो समानता है, दोनों में क्या जो यूनिटी है, यहाँ पे दिखाने की कोशिश अगस्त काम्टे साहब ने किया हुआ है। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे एक विसमानता है। अगर कोई किसी व्यक्ति का पैर कट जाए तो व्यक्ति से अलग इस पैर का कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन समाज में कोई भी परिवार समाज से अलग हट जाए तो उसका इंडिपेंडेंट अस्तित्व तो होता है। आपको यहाँ पर इस स्ट्रक्चरलिज्म के इस संकल्पना को जो खामी है अभी भी ध्यान में रखना होगा। तो सोशल ऑर्डर क्या है? समाज में एक नियमित क्रम होता है, नियमित व्यवस्था होती है। तो 3-4 शब्दों को हम यहाँ ध्यान देना। अगस्त काम्टे साहब का जो हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, पॉजिटिविज्म डिस्कस कर लिया हुआ है। इसके हमने आगे हमारा सोशल स्ट्रक्चर क्या है, सोशल रिलेशनशिप क्या है, सोशल ऑर्डर क्या है, ये हमारे अगस्त काम्टे ने परिभाषित करने की कोशिश किया। 1838 के आसपास में सोशोलॉजी को इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में स्टेब्लिश करने का काम हमारे अगस्त काम्टे साहब ने किया। आगे चलते हैं, इमाइल दुर्कीम ने क्या किया? इमाइल दुर्कीम साहब, जैसा हमने बोला, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है। ये क्या है सर जी? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है। फंक्शनलिस्ट है मतलब कि इसको हिंदी में बोल देंगे संरचनात्मक प्रकार्यवादी है। सर प्रकारवादी मतलब सर जी क्या? कि ये मानते हैं कि समाज के जो अवयव हैं वो कोई पदार्थगत नहीं है या कोई वस्तुगत नहीं है, बल्कि ये क्रियात्मक है। समाज के घटकों में क्या होती है? ये क्रियात्मक संरचना होती है, न कि उसके अंदर एक स्थिर संरचना होती है। जब हम बात करते हैं संरचना की, संरचना अपने आप में स्थिर होता है, लेकिन अगस्त काम्टे साहब क्या कहते हैं? ये क्रियात्मक होती है। समाज के अलग अलग घटकों में जो उसके अवयव हैं उनका महत्व तभी तक है जब वो समाज के लिए कुछ न कुछ इनकॉर्पोरेट, कुछ न कुछ उसको ऐड कर रहे हो। नहीं तो समाज के किसी घटक के होने का कोई भी औचित्यार्थ नहीं रहेगा। तो यहाँ इसी को उन्होंने सोशल फैक्ट कहा। सोशल फैक्ट क्या है? लोगों के द्वारा क्या की गई? शेयर्ड बिलीफ है।
जिसको आगे हम जब इसको डिटेल डिस्कस करेंगे तो उन्होंने क्या बोला, कलेक्टिव कॉन्शसनेस बोला, कलेक्टिव कॉन्शसनेस बोला। समाज का वह मतलब कि वह घटक, वह विश्वास जो सब में हो, मतलब कि जो उन्होंने परिभाषित करने की कोशिश किया। कलेक्टिव कॉन्शसनेस मतलब होता क्या है, ये भी टर्म उन्होंने साइकोलॉजी से बारो किया हुआ है, साइकोलॉजी से उद्धृत किया है। जैसा कि हम जानते हैं कॉन्शसनेस शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड ने किया, सिगमंड फ्रॉइड ने किया। उसके बाद उनके स्टूडेंट जो युंग सर थे, युंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शस शब्द का प्रयोग किया, कलेक्टिव अनकॉन्शस शब्द का प्रयोग किया। इसी से ही सोशियोलॉजी में एक टर्म आया आर्कीटाइप स्ट्रक्चर, आर्कीटाइप स्ट्रक्चर, आर्कीटाइप स्ट्रक्चर आया। इसी से निकल के आ गया हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस, समाज की वह चेतना जो सब में कुछ न कुछ मिली जुली हो। जैसे हम मान लें यह एक व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति है, इसमें तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो इसके पाई जाती हैं, लेकिन इस व्यक्ति से इसके साथ कुछ चीज़ कॉमन है, कुछ चीज़ कॉमन है। जैसे मान लिया यह व्यक्ति का रहन सहन अलग है, इस व्यक्ति का रहन सहन अलग है, इस व्यक्ति का, इसका ए मान ले, इसको हम बी मान ले। ए व्यक्ति का रहन सहन खान पान अलग है, इस व्यक्ति का रहन सहन खान पान अलग है, इस व्यक्ति का नौकरी पेशा अलग है, इसका अलग है, लेकिन दोनों में कुछ कॉमनलिटी है, दोनों में कुछ समानता है। हम मान सकते हैं कि हो सकता है दोनों का धर्म कॉमन हो। इस तरीके से हम मान लें कि ये सी नामक व्यक्ति है तो सी में ये कॉमनलिटी का पॉइंट हो गया। इस तरीके से हम मान लें कि डी नामक व्यक्ति है तो ये जो सब में समान रूप से विद्यमान हो, सबके साथ वह शेयर किया जा रहा हो, सब में पाया जा रहा हो, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शसनेस। समाज में जिसका के प्रतिनिधित्व, जिसका कि विद्यमान सब में पाया जाए, जिसको कि हम कह सकते हैं रिलीजन जैसे कहते हैं। तो जो सामूहिक चेतना है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सामूहिक चेतना जो कर रहे हैं, ये सब में पाई जा रही है। सब ये किसी ऐसा नहीं है कि किसी एक में पाई जा रही है, किसी एक में नहीं पाई जा रही है, सब में ओमनी प्रेजेंस है। किसी एक में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये न हो। तो हमने दुर्खिम साहब के अनुसार सोशियोलॉजी का क्या अभिप्राय है, सोशियोलॉजी में अध्ययन किसका करते हैं, सोशियोलॉजी का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता, हमने यहाँ पे देख लिया। अगर हम आगे चलते हैं, कार्ल मार्क्स साहब ने क्या डिस्कस किया, इसको डिस्कस करने के लिए थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा कार्ल मार्क्स की सोसाइटी का डिस्कस कर लें। कार्ल मार्क्स साहब की सोसाइटी कैसी हो गई थी, सोसाइटी जो थी यहाँ पे देखते हैं जो औद्योगिकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अपने पीक पर इतना बढ़ गया कि समाज में एक क्या हो गया, एक ऐसा वर्ग हो गया जिसने सभी ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज पर मोनोपोलाइजेशन कर लिया, और एक जो हो गया जो लेबर क्लास बन गया, जो ये लेबर हो गया, यह एक नंबर में कन्वर्ट हो गया, यह एक नंबर में बदल करके रह गया। मतलब कि सारे रिसोर्सेज पे कब्जा हमारे इस फैक्ट्री को ओनर ने कर लिया, और ये एक नंबर के रूप में जो पहले इंडिपेंडेंटली अपने कार्य को अंजाम देते थे, उसको न करके अब वह एक सिर्फ और सिर्फ नंबर रूप में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो वर्ग हो गए, एक अपर क्लास हो गया, लोअर क्लास हो गया, एक बुर्जुआ हो गया, एक प्रोलेटरिएट हो गया। इस अपर क्लास ने क्या किया, समाज के अधिकांश रिसोर्सेज पे कब्जा किया, और कब्जा करके लोगों को क्या किया, अपने फैक्ट्री में आने को मजबूर कर दिया। इनकी मांगों को अनसुना करने के लिए उसने क्या किया, एक मीडिएटर रखा, कंट्रोलर रखा, जैसे कि हम बाउंसर या इसे लठायत कहते हैं, जो कि कंपनी को मैनेज करने के लिए इनकी सहायता कर रहा है। डंडे के जोर पर, शक्ति के जोर पर इन्होंने इसका क्या क्या नियंत्रण किया, और इनके द्वारा जो इनकी जो रिसोर्सेज थी इसका अवशोषण करके, इसको एक्सप्लॉइट करके इन्होंने क्या किया, अपना डेवलपमेंट किया। इसीलिए कार्ल मार्क्स साहब का बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि अमीरों के घर की हर ईंट गरीबों के
खून से सनी होती है। तो यहाँ पर उन्होंने प्रोलेटरेट और बुर्जुआ शब्द का प्रयोग किया, एक अपर क्लास हो गया, और दोनों के बीच में जो स्ट्रगल हो रहा है, दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसी का स्टडी हमारा सोशियोलॉजी कर रही है, ऐसा उन्होंने परिभाषित करने की कोशिश किया। ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो रही है? 3 तरीके से हो रही है। पहले कोई एक रूल बनता है, थेसिस, फिर रूल के विरोध में एंटीथेसिस आता है, फिर उसके बाद क्या होता है? सिंथेसिस होता है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में वाद, जिसके होता है प्रतिवाद, उसके बाद हम बोलते हैं संवाद। जो ये हीगल का जो डायलेक्टिकल मेथड था, डायलेक्टिकल मेथड जो हमारे हीगल साहब का था, डायलेक्टिकल मेथड का जो स्टडी था हीगल का, उसको उन्होंने यहाँ पर अपना करके मतलब कि अपने सोशियोलॉजी के स्टडी का एक प्राइम सब्जेक्ट बनाया। लेकिन जो हीगल का जो कंसिडरेशन था, जैसा हम जानते हैं हीगल एक आइडियलिज्म के फॉलोवर थे, इसलिए सोसाइटी में क्या बना कि आइडियाज़ को पहले जोड़ दिया, आइडियाज़ को पहले जोड़ दिया, उसके बाद मैटर को बाद में। लेकिन यहाँ पर जो हम कार्ल मार्क्स को देखते हैं, उन्होंने मैटर को पहले बताया, जो इनकी डायलेक्टिकल थ्योरी है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मैटेरियलिस्टिक डायलेक्टिकलिज्म या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, दोनों शब्द से प्रयोग करते हैं। पदार्थवादी द्वंद्ववाद, क्योंकि मैटर को उन्होंने सुप्रीम रखा। हीगल साहब ने क्या आइडिया को सुप्रीम रखा कि जैसा ये जो दृश्य जगत है वो आइडिया में ही रहता है, ये जो दृश्य जगत है वो आइडिया का ही शैडो है। उन्होंने कार्ल मार्क्स ने कहा नहीं, आइडिया नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, दृश्य अदृश्य सभी जगत ये मैटर में ही संलिग्ध है। मैटर इज अ मेजर ऑफ एवरीथिंग, मैटर इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग, मेजर ऑफ ऑल थिंग, मतलब इसको सभी का मेजर करने वाला है, बताया उन्होंने कार्ल मार्क्स ने। तो यहाँ पे सोशियोलॉजी है क्या? सोशियोलॉजी अध्ययन है, किसका अध्ययन है? वर्ग संघर्ष का। किसके बीच में? प्रोलेटरेट और बुर्जुआ के बीच में। किसके द्वारा? कॉन्फ्लिक्ट द्वारा। कॉन्फ्लिक्ट कैसे होती है? डायलेक्ट के द्वारा। डायलेक्टिकल मतलब क्या है? द्वंद्ववाद है। कितने सोपान होते हैं इसके? 3। कैसे? थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, वाद, प्रतिवाद और संवाद रूप में परिभाषित किया। और उन्होंने आदर्श सोशियोलॉजी का उद्देश्य बताया, जब समाज में अधिकांश रिसोर्सेज पर सभी का कब्जा हो जाए, बराबर बराबर वितरण हो, किसी का मोनोपोलाइजेशन उसमें न हो। आगे हम मैक्स वेबर साहब को थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है, उन्होंने सोशल एक्शन को देखा। जो मैक्स वेबर साहब थे, इस शब्द का प्रयोग किया, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। इस टर्म को यूज किसने किया है? वेस्टनहैम का शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका मतलब क्या हुआ? थॉट एंड फीलिंग, आपकी जो थॉट और फीलिंग जो आप एक्सपेक्ट करते हो दूसरों के द्वारा हो। जैसे इसको समझाने के लिए मैं ये मानता हूँ, माने ये व्यक्ति है, अपने आप को मानता है कि मैं अच्छा हूँ। क्यों अच्छा मानता है? क्योंकि इसके अनुसार ये मतलब कि ये ABCD भी मानते हैं कि ये अच्छा है। इसके अंदर जो अच्छाई की क्राइटेरिया है वो ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, ये इन सभी के थिंकिंग से गवर्न हो रही है, जिसको उन्होंने कहा वंस ओन रिफ्लेक्शन इन अदर्स, जिसको उन्होंने वंस ओन रिफ्लेक्शन इन अदर्स के रूप में परिभाषित करने की कोशिश किया हुआ है। यहाँ पर हम जान लेंगे कि अपनी छवि दूसरों में देखना। तो ये वेस्टर्न यहाँ अपनी थॉट, हम क्या सोचते हैं, हम क्या महसूस करते हैं, वो दूसरों के सोचने के द्वारा गवर्न होता है। मैक्स वेबर को हम आगे डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ में हम ये देख रहे हैं
कैंडिडेट्स की इन्होंने सोसाइटी को क्या, सोशियोलॉजी को क्या परिभाषित किया। सोशियोलॉजी किसका अध्ययन है? सोशियोलॉजी अध्ययन है सोशल एक्शन का। सोशल एक्शन में क्या करते हैं? वह एक्शन जो कि हम मतलब दूसरों के थॉट और फीलिंग को पॉइंट्स ऑफ व्यू को मान करके करते हैं। इसी तरीके से हमारा आगे पॉइंट्स होता है हर्बर्ट स्पेंसर साहब का। ये डार्विन साहब से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, जो चार्ल्स डार्विन थे जिन्होंने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन थ्योरी दिया और जो कि ऑर्गेनिक फंक्शनलिज्म को समर्थन किया। ऑर्गेनिक मतलब कि जो जीवात्मकता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि पदार्थ से। जो पदार्थ है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि बायोलॉजिकल है। जैसे कि हम बात करते हैं कि फंक्शनलिज्म की बात करें, हमारे यहाँ पर इमाइल दुर्खीम साहब ने भी फंक्शनलिज्म की बात कही, लेकिन ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है। लेकिन यहाँ पे मैक्स वेबर की बात करते हैं, स्पेंसर की बात करते हैं, ये ऑर्गेनिक फंक्शनलिज्म की बात की है। मतलब कि समाज के सभी अंगों में संरचनात्मक क्रियात्मकता नहीं बल्कि एक जैविक क्रियात्मकता होती है। जैविक क्रियात्मकता मतलब कि जैसे कि एक अंग है तो दूसरे पर डिपेंडेंट होगा। ये हाथ है, डिपेंडेंट मुंह पर है। यदि मुंह में तकलीफ है तो हाथ कभी भी सुखी से नहीं रह सकता है। अगर पैर में दर्द हो रहा है, पूरा बॉडी उसके दर्द से करा रही है। यदि यही सर में दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं है सर दर्द में करा रहा हो और हाथ पैर बोले कि हमसे कोई मतलब नहीं, तू अपना दर्द से जानो, हमारा कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये समाज का एक घटक रुग्ण है, एक घटक विक्षिप्त है, एक घटक समस्यात्मक है, तो समाज के अन्य घटक भी उसके प्रभाव से बच नहीं सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि समाज के एक घटक में क्या परिवर्तन कर लिया गया। किसी सरकार ने जो समाज में मदिरा है, वाइन है, उसके रोकथाम पर लगे गए सभी कानून को हटा लिया और सबको उसको सस्ता करके बेचना चालू किया। तो आप कहेंगे समाज के ताना बाना को ये कैसे प्रभावित करेगा सर जी? तो ये जो वाइन की शॉप खुली हुई है, ये जो बियर बार ज़्यादा उस समाज में खुल गए, तो उस बियर बार में पीने कौन आ रहा है? समाज के पुरुष वर्ग आगे। मान ले कहीं है स्कूल खुला हुआ है, स्कूल के आसपास में जो एक बियर की दुकान खुल गई, जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं बार बार, उनके मन में उस वाइन का जो संकल्पना है वो ज़्यादा हो जाएगी। वो चाहे या अनचाहे वो उसको दृश्य करेंगे। जब ये बच्चे घर जा रहे हैं, घर में जा कर के उसको बारे में बातचीत करेंगे या उसको एज अ कॉमन चीज़ स्वीकार करेंगे। इसकी उपलब्धता सामान्य हो गई, उसकी उपलब्धता सामान्य हो गई। ये पहले पुरुषों ने पिया, पुरुष पी करके इसका इम्पैक्ट इनके बच्चों पे पड़ा, इनके बच्चों से इनके परिवार पड़ा, इनके परिवार पढ़ने पर उसकी आमदनी भी पड़ा, उनकी आमदनी पढ़ने पर समाज की अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब हुई, समाज अर्थव्यवस्था से डिस्टर्ब होने पर समाज का ताना बाना डिस्टर्ब हो गया, समाज में क्राइम रेट बढ़ गया। तो एक भाग में परिवर्तन किया गया, एक भाग परिवर्तन क्या किया गया कि वहाँ पर समाज में जो वाइन की शॉप थी वहाँ पर ज़्यादा खोल दी गई। इसका क्या हो गया? इससे समाज का हर तबका इन्फ्लुएंस हो गया, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो शराब पीता हो, चाहे न पीता हो, चाहे शराब के बारे में कोई उसके पास नॉलेज हो चाहे ना हो, लेकिन समाज के एक भाग में परिवर्तन समाज के अन्य भागों में परिवर्तन ला देता है। हमारे जो नेताओं का जो एक छल प्रपंच वाला है कि हमने सिर्फ वहाँ किया हुआ है, वहाँ से परिवर्तन नहीं होगा। जो हर्बर्ट स्पेंसर साहब कर रहे हैं कि समाज का जो सोशियोलॉजी का जो जनरल फंक्शन है कि एक में परिवर्तन किया तो सभी में हो जाएगा। जैसे कोई किसी को इंजेक्शन लगाता है, इंजेक्शन हाथ में लगाया तो ऐसा नहीं है कि पैर मान लिया जाए कि कहीं पे कोई एंटीबायोटिक का इंजेक्शन देना है कि किसी का इंजेक्शन देना है तो हाथ में लगाए तो हाथ ही कंज्यूम कर जाएगा, नहीं, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। समाज में क्या इंटरडिपेंडेंसी होती है, समाज का हर पार्ट एक दूसरे से मतलब कि मुचुअली जो होता है, मतलब अन्योन्याश्रय रूप में एक दूसरे से डिपेंडेंट होता है, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी या म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी। अन्योन्याश्रयी
मतलब कि आश्रियता। तो आगे चलते हैं, सोशोलॉजी का पर्सपेक्टिव जो होता है अलग, मैं थोड़ा यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा समाज सोशोलॉजी में कैसे कैसे इसका विकास हुआ। पहले समाज को संरचना माना गया, फिर समाज को क्रियात्मक संरचना माना गया। ये हमारे अगस्त कांटे साहब की थ्योरी हो गई, ये हमारे मैक्स इमाइल दुर्खीम की हो गई, या इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आ गई कार्ल मार्क्स की। इसी तरीके से हम डीकंस्ट्रक्शनिज्म पढ़े तो जैक दरिदा की जो थ्योरी हो गई, जैक दरिदा की जो थ्योरी हो गई, जो फिलॉसफी के स्टूडेंट थे जो फ्रांस के रहने वाले थे उनकी जो थ्योरी हो गई। जैक दरिदा के बाद में जो हमारे कंटेम्प्रोरी थ्योरीज हो गए, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, जिसको हम बोलते हैं अपोरियम थ्योरी बोलते हैं। समाज जो है लगातार क्या होता है, बनता है, फिर उसके बाद उस अपने अंदर से उसमें परिवर्तन ला करके बिगड़ता है, फिर बेहतरीन की ओर जाता है, जिसके सेंटरिंग, डिसेंटरिंग, रीसेंटरिंग, ये डीकंस्ट्रक्टिविज्म को परिभाषित किया, जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। मिशेल फूको भी इसमें आ गए, मार्टिन हाइडेगर आ गए, नीत्शे आ गए, हमारे सारे फिलोसफर इसमें हमारे आ जाएंगे। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की बात करें तो हमारे मालिनोव्स्की आ गए कि जो समाज जो हो गया एक सिंबॉलिक क्रियात्मक रूप से काम करता है। यहाँ पर ये कार्य करता है, समाज के जितने घटक होते हैं कई पदार्थ में नहीं बल्कि किसी सिंबल में होते हैं, किसी चिन्ह में होते हैं, यहाँ परिभाषित करने की कोशिश किया। मॉडर्निज्म जो आज के जो कंटेम्प्रोरी सोशोलॉजिस्ट है उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं समाज शास्त्र कितने चश्मे हैं, एक तो स्ट्रक्चरलिज्म का है, एक फंक्शनलिज्म का है, एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का है, एक डीकंस्ट्रक्शनिज्म का है, इंट्रैक्शनिज्म या सिंबॉलिक इंट्रैक्शन का, मॉडर्निज्म, या इसको हम एक और मान सकते हैं फेमिनिज्म का भी मान सकते हैं, या एक मान सकते हैं डिप्राइव स्टडी की मान लेते हैं, डिप्राइव स्टडी को मान लेते हैं, जिसमें हमारे B.R. अम्बेडकर साहब आ जाएंगे, कर्वे साहब आ जाएंगे, ज्योतिबा फुले आ जाएंगे, ये सत्य शोधक समाज के लोग आ जाएंगे। ये सोशोलॉजी का ये भी पर्सपेक्टिव, या इसमें श्रीनिवास सर जी आ जाएंगे। तो ये हमारा सोशोलॉजी के अलग अलग देखने के नज़रिया है, ये हमारा सोशोलॉजी का नज़रिया। आगे हम चलते हैं, सोशोलॉजी में अमूमन जो रिसर्च मेथोलॉजी जो अपनाई जाती है या जो अपनाई जाएगी, हम क्या करेंगे, डिफाइन द प्रॉब्लम। यहाँ पोस्टर लिखा हुआ है, गलत है ये क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। समस्या क्या होती है सोशोलॉजी में, समस्या को परिभाषित करना, समस्या, हर व्यक्ति कोई ना कोई समस्या से समस्या ग्रसित है। तो यहाँ सोशोलॉजी के स्टडी में हमारा समस्या का मतलब क्या हुआ, इसको डिसाइड कर, वह समस्या जो ऑब्जर्वेबल हो, वह समस्या जो कि मेजरेबल हो, वह समस्या जो टेस्टेबल हो, वह समस्या जो क्वांटिफाइएबल हो, वह समस्या जो कि पार्सिमोनियस हो, वह समस्या जो कि मतलब ज़्यादा हाइपोथेटिकल ना हो, जो समस्या जो टू जनरल हो, टू स्पेसिफिक समस्या ना हो। तो यहाँ पे समस्या को परिभाषित, हमारा यूनिट नंबर 2 का ये पार्ट है, जिसको कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो समस्या का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं समस्या से संबंधित कितने शोध पीछे किए जा चुके हैं सोशोलॉजी में, और जिसका सार्थक अप्रोप्रिएशन क्या किया है, हम यहाँ पर इसको देखते हैं। उसके बाद इस संबंधित साहित्य के अवलोकन के पश्चात हम ये देखते हैं हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण कैसे हम करें। जो हमारे शोध चर होते हैं, चर में हमारा स्वतंत्र चर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हमारा बाह्य चर या एक्सट्रानियस वेरिएबल क्या है। तो ये जो हमारा, ठीक है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और एक्सट्रानियस वेरिएबल हो गया या इंटरवीनिंग वेरिएबल हो गया। इसको परिभाषित करते हुए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे परिभाषित कर रहा है, प्रभावित कर रहा है डिपेंडेंट को, इसके संबंध को बताने के लिए जो हम कथानक बोलते हैं परिकल्पना हो गई। इसी तरीके से रिसर्च डिज़ाइन का चूज करना, उसका क्या अप्रोप्रिएशन है उसको हम यूज़ करना, क्वेश्चनियर कैसे तैयार करेंगे, सर्वे कैसे तैयार करेंगे, डेटा एनालिसिस कैसे करेंगे, इसका हो गया। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे हो गया, कि हमारी सैंपल क्या होगा, हमारी सैंपलिंग टेक्निक क्या होगी, सैंपलिंग टेक्निक क्या होगी।
हमारी सैम्पलिंग टेक्निक क्या होगी, पैरामेट्रिक सैम्पलिंग कहाँ अपनाएंगे, नॉन पैरामेट्रिक सैम्पलिंग, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक सैम्पलिंग कहाँ अपनाएंगे। इसके बाद इसको हम आगे देखेंगे कि इसका क्या क्या मतलब होता है। उसके बाद प्रेजेंटेशन एंड कंक्लूजन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना हुआ तो एनालिसिस में हमारा क्या होगा, कहाँ पे हम पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे, कहाँ पे हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे, कहाँ पे हम टी टेस्ट लगाएंगे, कहाँ पे हम एनोवा और एनकोवा जैसे टेस्ट का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से हम देखते हैं सोशियोलॉजी को हमारा जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ, हमने देखा कि किस तरीके से हमारा सोशियोलॉजी जो है ये अपने आदितम स्वरूप से इवॉल्व हो करके आज मॉडर्न स्वरूप में आया हुआ है। हमने डिस्कस किया कि कैसे लॉजिकल पॉजिटिविज्म से कन्वर्ट हो गया हमारा ये सोशल इंट्रैक्शन से कन्वर्ट हो गया हमारा। तो ये दुर्खीम साहब का क्या पर्सपेक्टिव था। उसके बाद हमारा आज का जो लेक्चर है इसको हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ गुड डे।